नमस्कार। बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं ललितपुर के एक जाने माने शायर जहीर ललितपुरी से। नमस्कार जहीर जी। नमस्कार। जहीर भाई, मैं जैसा कि हमने उल्लेख किया कि आपका शायरी का अंदाज अलग हटके है, निराला है, वो तो मैं पूछूंगा ही। मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ी सी जानकारी दीजिए, परिचय दीजिए। सबसे पहले मैं आप ज्योति प्रकाश खरे साहब झांसी से यहाँ आए हैं और बंजारा बीट्स की टीम और आपके साथ सहयोगी हैं जो अरिता श्रीवास्तव, हम आप लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करेंगे कि आप लोगों ने मुझे इस लायक समझा। जहाँ तक मेरा परिचय का सवाल है, मेरा जन्म 2 अक्टूबर 1959 में ललितपुर ज़िले में हुआ था। यहीं पर मेरी पढ़ाई हुई और ग्रेजुएशन तक मैंने पढ़ाई की। इसके बाद सर्विस की तैयारी की, सर्विस की कोशिश की और कई इंटरव्यू टेस्ट देने के बाद जनपद न्यायालय में मुझे एज ए क्लर्क नौकरी मिली जी। और तब से फिर हमने अभी तक 31 अक्टूबर 2019 में मेरा रिटायरमेंट हो गया था। इसके बाद कोरोना पीरियड हुआ, लॉकडाउन हुआ, उस पीरियड में हमें लिखने का मौका मिला और हमने बहुत सारी किताब उस वक्त लिखने की। अब तक आपने टोटल कितनी पुस्तकें लिखी? हमारी खुद की 23 किताबें पब्लिश हो चुकी, 24वीं किताब अभी पब्लिश होने जा रही है। आपको लेखन की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? कब से आप लेखन का जो कीड़ा है वो कब से आपको आपके जीवन में आया? बचपन में हम पढ़ते थे, तो जब हम पढ़ते थे तो लगता था कि ये लोग जैसे तुलसीदास जी आज से 400-500 साल पहले लिख गए, आज तक लोग उन्हें पढ़ रहे। अब्दुल रहीम खान को लोग पढ़ रहे, तो अगर हम कुछ लिखेंगे तो हमें भी इस तरीके से याद रखेंगे। दूसरा ये था कि हम अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए बाई वर्ड्स उतने अच्छे तरीके से नहीं पहुंचा सकते जिस तरीके से लिख के पहुंचा सकते। तो इस वजह से हमें लिखने का शौक बचपन से था। शायरी का शौक भी बचपन से था, लेकिन तुकबंदी करते थे। हमारे एक गुरु जी हुए हैं डिग्री कॉलेज में जब हम थे, उनका नाम था बिहारी लाल बघेल। वो हिस्ट्री के प्रोफेसर थे। उन्हें पता नहीं कैसे हमारे ऊपर उनकी नज़र पड़ गई और उन्होंने हमें ये एहसास दिलाया कि हम लिख सकते हैं। इसके बाद एक प्रोफेसर और हमारी मुलाकात हुई, डॉक्टर फरहाद हुसैन। उन्होंने हमें लेख लिखने के लिए प्रेरित किया। उनके ज़रिए से हमने लेख लिखे। तो वो शुरू में दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, दैनिक आज में छपे। इसके बाद दिल्ली से एक मैगजीन निकलती है कांति, उसमें हमारे सैकड़ों की तादाद में लेख निकले और फिर कुछ उर्दू में लिखे तो उर्दू में लेख लिखे। फिर हमारे मित्र ज्योति प्रकाश खरे साहब ने हमें एक झांसी से अखबार शुरू हुआ था जन सेवा मिल, उससे जोड़ा। तो उनके माध्यम से हमने कम से कम 200 लेख लिखे होंगे और वो जन सेवा मिल में हमारी छपी। एक परिचर्चाएं भी, 2 परिचर्चाएं भी हमारी पब्लिश हुई। तो चूंकि लोगों ने हमें पसंद किया और ये समझ लीजिए कि जो हमें पब्लिश होने का मौका देता था वो भी एक हमारे लिए बहुत अच्छा उत्साहवर्धन होता प्रेरणा स्रोत और सब रहा। तो उसमें हमारे उस्ताद असर ललितपुर के बहुत बड़े शायर हैं और पूरे हिंदुस्तान में उनकी पहचान है। उन्होंने हमें ये एहसास दिलाया कि हम शायरी भी कर सकते हैं। फिर उनकी रहनुमाई में हमने शायरी करना शुरू किया। उसमें जो उर्दू की ग्रामर, गज़ल की ग्रामर ख़ासतौर से हमने सीखी और फिर जब उसमें कामयाबी मिली तो लोगों ने हमें पसंद किया। तो मंच पे शायर के रूप में आप कहाँ गए और वहाँ आपको सम्मान से नवाजा गया? इसमें थोड़ा सा हमारा भाग्य ठीक नहीं रहा, मंच पर हम नहीं जा पाए। ललितपुर में 21 मार्च को ऑल इंडिया मुशायरा होता है जिसमें हिंदुस्तान और दुनिया के बड़े शायर और कवि आते हैं। उस प्रोग्राम में हमें पढ़ने का मौका मिलता रहा कई सालों से, तकरीबन 15 साल से। इसके अलावा गोष्ठियाँ जो लोकल लेवल पर होती थी या लोकल लेवल पर जो प्रोग्राम होते थे उनमें अक्सर शिरकत करने का मौका मिला, लेकिन बाहर सर्विस की वजह से हम बाहर नहीं जा पाए क्योंकि उसमें टाइम लगता, उतनी छुट्टियाँ हमें मिल नहीं सकती। और सबसे पहली चीज़ चूँकि परिवार था, उसकी जिम्मेदारियाँ निभाना ज़्यादा ज़रूरी था। तो परिवार से बात बढ़ाते हैं आगे। आपके परिवार में कौन कौन है वर्तमान में? वर्तमान में तो जो परिवार जिसको कहती है उसमें मैं हूँ, मेरी बीवी हैं जीनत परवीन, इत्तेफाक से वो झांसी में रहने वाली हैं
उन्होंने BU से MA किया है हिंदी साहित्य से। चारों बेटियां ने इंग्लिश मीडियम से पढ़ के एक बड़ी अच्छी एजुकेशन हासिल की है। बड़ी बेटी लॉ ग्रेजुएट रही, उसने भी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से लॉ ग्रेजुएशन किया BSc करने के बाद। उसके बाद दूसरे नंबर की बेटी है, उसने एग्रीकल्चर से BSc किया, फिर एग्रीकल्चर की एक फैकल्टी है सोशल साइंस, उससे MSc किया और अब उसकी पोस्टिंग हुई वो फतेहपुर में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में इस वक्त पोस्टिंग उसकी TA की पोस्ट पर। और बाकी दो बेटियां हैं, तो उसमें तीसरी बेटी ने भी फूड टेक्नोलॉजी से MSc कर लिया है और तैयारी कर रही है। और चूँकि कुछ पढ़ाने वढ़ाने का काम भी करती रहती हैं, निःशुल्क सेवा करती हैं। बच्चे आसपास के बच्चे आ जाते पढ़ने, एक प्राइवेट स्कूल है उसमें टीचिंग का काम करती है। चौथी बेटी है अहल परवीन जी। अहल परवीन नीट की तैयारी कर रही है, BSc सेकेंड ईयर में और उससे भी बड़ी उम्मीदें हैं। चित्रकारी में उसे शौक था और शायरी में भी शौक था। अब जिम्मेदार बाप होने के नाते हमने उनसे ये कहा कि अभी आप पढ़ाई कर लें, इसके बाद इन सब चीज़ों में आप ध्यान दीजिए। जहीर भाई, आपकी जो बहुत सारी 23 पुस्तक आपने बताई कि प्रकाशित हुई है, तो आपको एक बहुत बड़ा विशिष्ट सम्मान से नवाजा गया है, उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी दीजिए। रवीना प्रकाशन दिल्ली का प्रकाशन है, उसके ज़रिए से हमें किताबें पब्लिश कराने का मौका मिला। उन्होंने एक स्कीम चलाई थी, उसमें मिली, उसी के फिर अब तक जितनी किताबें हुई उससे कोरोना पीरियड से लेकर अब तक, तो उसमें कुछ शायरी की किताबें हैं, गीत संग्रह हैं, 3 हिंदी में नॉवेल पब्लिश हुई है और एक कथा संग्रह पब्लिश हुआ है। फिर कुछ किताबें ट्रांसलेट करने का मौका मिला, कुछ किताबें अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेट की हैं और हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट। तो उसमें एक किताब सम्राट जयचंद कन्नौज के सम्राट रहे हैं, वो हमें बहुत अच्छी लगी। हिस्ट्री की किताब है, वो काफ़ी अच्छा इतिहास है। वो डॉक्टर सुशील कुमार राकेश बहुत बड़े लेखक हैं, उनकी किताब ट्रांसलेट करने में हमें बहुत खुशी हुई। और एक संगम से सागर तक, तो एक प्रोडक्शन में रहे हैं, फिल्म प्रोड्यूसर भी रहे हैं, कुछ फिल्मों ने डायरेक्शन भी किया है, सुरेंद्र श्रीवास्तव। उनकी एक किताब करने का सागर से संगम तक हिंदी का मौका मिला और ये हमें इनको करके बहुत खुशी हुई। और बाकी जो हम कर रहे हैं, इसके अलावा करीब 22-23 साझा संग्रह हमारे पब्लिश हुए हैं, 3 साझा संग्रह और आ रहे हैं। मतलब ये माना जाए कि रिटायरमेंट के बाद सही वक्त का सही इस्तेमाल आपने किया। जी, मैंने करते हैं। बीच में थोड़ा सा ब्रेक यूँ हुआ कि हाई कोर्ट ने फिर मुझे मौका दिया सर्विस करने का, तो तकरीबन हमने 1 साल सर्विस की। हाई कोर्ट ने अक्टूबर 2024 तक के लिए 65 साल पूरे जब हमारे होने वाले थे, तो इसके लिए और हमारी एक्सटेंड कर दी थी सर्विस, लेकिन हम कुछ वजूहत की वजह से हमने उसको आगे करना मुनासिब नहीं समझा, नहीं कर पाए। तो अभी पिछले 2 महीने पहले तक हम सर्विस करते रहे। ये भी लोगों को इस पर, हमारे लोग जो है इस पर आश्चर्य करते हैं 65 साल तक। तो आपकी पुस्तक भी आई है यंग सीनियर सिटीजन, उसका क्या आपने अपने जीवन के बारे में कुछ इसमें टिप्स दी हैं या लोगों को प्रेरणा देने के लिए उसको लिखा है? ये सीनियर सिटीजन पहले इनको ओल्ड पर्सन कहा जाता, बूढ़े कहा जाता, लेकिन सीनियर सिटीजन कह के एक तो उनको बूढ़ा मानना बंद हो गया। अब उनमें भी जो बहुत सारे लोग 70-75 तक एक्टिव रहते हैं, तो हमने उसमें एक 75 साल के बुजुर्ग की कल्पना की है। हालांकि इस तरह के लोग बहुत सारे मिल जाएंगे 75 साल तक जो एक्टिव, तो एक ऐसे बुजुर्ग की जो बचपन से परेशानियां झेलते झेलते बड़ा हुआ और 75 साल की उम्र तक कुछ ना कुछ करना है, किसी न किसी काम, किसी के ट्यूशन पढ़ाने, कुछ भी उनको लगता है कि हम दूसरों के, अगर किसी के बच्चे की परीक्षा है, माँ बाप नहीं जा पा रहे तो परीक्षा दिलाने के लिए चला जाता है साथ में। किसी कोई लोग बाहर जाते हैं तो उनके घर में कहा हमारे घर दिखे रही है, तो उनके घर में भी लेट जाता है। लास्ट में ये होता है तो उसकी बेटी की कोरोना में डेथ होती है और बेटी का सपना था कि हम अस्पताल बनाएंगे, तो उसके बाद वो एक प्रेरित होके और उस अस्पताल बनाने के लिए तैयारी की। हमने जो है इसके बाद उसका अंग्रेजी वर्जन उसमें हम सब उस तक कवर कर लिया, उसने अस्पताल बना के खड़ा कर दिया। ये जहीर भाई, एक महत्वपूर्ण सवाल कि आपके लेखन के अलावा और क्या क्या शौक है?
हमारा लेखन का दोस्ती सबसे अच्छा शौक, रिश्ता कायम करना। रिश्ते कायम करना और लोगों से मिलना जुलना, लोगों को आए तो उनके स्वागत करना। कभी फिल्म देखने का बहुत शौक रहा, गोल्ड फिल्म देखने का, दिलीप कुमार। संगीत में भी रुझान है आपका? संगीत सुनने का बहुत शौक रहा। और कव्वाली जो होती है उसमें कव्वाली में बहुत सुनती है, वो बहुत अच्छी है। इसके अलावा भी कोई और भी ऐसे लुके छिपे शौक हैं जो आप हमारे दर्शकों के साथ आज शेयर करना चाहें? नहीं, बस हमने बताया कि एक सबसे प्यार से बोलते, मोहब्बत से बोलते, उसी में बड़ा सुख मिलता है। तो हमारा यही शौक है, हम घर से कोशिश करते हैं कि निकलें और कुछ लोगों से मिलें। अब आप दोबारा रिटायर हो गए, दोबारा ही बोला जाएगा, तो अब आपके नए प्रोजेक्ट्स क्या होंगे? क्या आप नया ऐसा कुछ करना चाहेंगे लोग जो धमाके के रूप में देखेंगे? नहीं, धमाका तो नहीं कह सकते, लेकिन अभी एक नोवेल हमारा लिख रहे हैं, मुखबिर खास। ये हमें लग रहा है कि कुछ हम एक ऐसी छुपी हुई बात को उजागर करने जा रहे हैं। पुलिस डिपार्टमेंट के लोग मुखबिर के जरिए से कई केस सॉल्व करते हैं, लेकिन उसमें मुखबिर तो लिखा रहता है, लेकिन उस मुखबिर का कोई नाम नहीं होता और उनको कोई बहुत बड़ा उसका पुरस्कार या कोई बात वो मेहनताना या कुछ सम्मान राशि नहीं मिलती है, लेकिन वो करती हैं और कई बार वो खुद जुर्म का शिकार हो जाती है। उन्हें भी मुजरिम बना के पुलिस बंद कर देती है, ऐसे हालात होते हैं। या जिन लोगों को वो पकड़वाती है उनकी दुश्मनी का शिकार हो जाती है। तो ये उपन्यास कब तक संभावित है प्रकाशन? इसमें थोड़ा सा वक्त लग सकता है, करीब 1 महीना या 2 महीने में आ जाएगा, 1 से 2 महीने। यही सब आपके इस पूरे लेखन काल में कुछ ऐसा नहीं रहा, क्योंकि जब बहुत सारा काम संभाला जाता है, करता है कोई बंदा, तो मुश्किलें भी बहुत आती हैं। हाँ, अब रुकावटें आ जाती हैं, क्योंकि आप काम मतलब नौकरी में रहे, उस दौरान भी आप लिखते रहे, तो कठिनाई तो होती है। हमने सोशल वर्क भी करते रहे, तो कई संस्थाओं से जुड़े रहे, हम सब करते रहे। ये इसको क्या कह सकते हैं, हम कैसे कर लेते हैं। एक हमारा उसूल है टाइम मैनेजमेंट। हमने उसे इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दिया और टहलना का बहुत शौक, फिटनेस के लिए। तो दिन में कम से कम 7-8 किलोमीटर 10 किलोमीटर हम टहलती रहे। एक वक्त रहा 15 किलोमीटर भी टहलते रहे सुबह शाम। तो टाइम मैनेजमेंट के जरिए से हमने कोशिश की, रुकावटें आती रही, काम में दिक्कत नहीं आई। कभी कोई परिवार में बीमार है, कभी हम बीमार हैं, कभी बच्चों की लड़कियों की शादी के लिए जाना पड़ा, लड़की हमारी सर्विस उसके लिए जाना पड़ता है, कई ऐसे मामले आ जाते हैं, तो रुकावट बनती है। तो अब चूँकि कोई बाउंडेशन तो है नहीं है, हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं है, हमारा हॉबी कह सकती है या हमने मिशन बनाया है। हाँ, ये एक टारगेट बनाया हमने, हम चाहते हैं कि हम जितना अच्छा कर सकें, और इसके पीछे नाम और शोहरत उतना हमारी मंशा नहीं है, ना पैसा कमाना हमारी मंशा है। हम ये चाहते हैं कि लोगों तक कुछ अच्छा दे सके और उससे लोगों को जब भी आपके अच्छे कर्मों की वजह से दुनिया आपको सदा याद रखे, ये कहना चाहिए। याद नहीं भी रखे, लेकिन अगर किसी के थोड़ा पढ़ने के बाद थोड़ा सा भी उसको कुछ बदलाव आता है, परिवर्तन आता है, कुछ सीखने का शौक बढ़ता है, अगर कोई हमारी किताबें पढ़ कर राइटर बन जाता है तो वो समाज को आगे बढ़ाता है। इसलिए हमें यही हमारा टारगेट है। बाकी तो समाज है जैसा हमें स्वीकार करेगा। तो ये थे ज़हीर ललितपुरी, जो अपनी लेखन की यात्रा, अपने जीवन की यात्रा को बंजारा बीट्स के साथ शेयर कर रहे थे। बंजारा बीट्स से बात करने के लिए ज़हीर साहब बहुत धन्यवाद। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।